अभी तक हमने पढ़ा कि बड़े भाई साहब फेल हो गए, छोटे भाई पास हो गए और दर्जे में अव्वल आए। छोटे भाई के मन से भाई साहब का डर निकलने लगा और अब वह चीजों को फिर से आत्मविश्वास के साथ करने लगा, खेल कूद में लग जाता था। बड़े भाई ने जब यह देखा कि छोटा भाई इस बात को लेकर शायद गलत फायदा उठा रहा है कि मैं फेल हो गया और वो फर्स्ट आ गया, तो उसके मन में शायद घमंड आ रहा है, तो उन्होंने घमंड को ही, बड़े जो होते हैं वो ये देख लेते हैं, हमेशा छोटों के शुभ चिंतक होते हैं और ये देख लेते हैं कि छोटा कब अपनी राह से दूर जा रहा है, तो वे उसको उस राह पर लाने के लिए अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब हालांकि बड़े भाई साहब फेल हो गए थे और इतने उपदेश दिया करते थे, छोटा भाई फिर भी फर्स्ट आ गया, फिर भी उन्होंने अपनी इस पीड़ा को, बड़े छोटे भाई के पास होने की पीड़ा नहीं थी बल्कि अपने फेल होने की, छोटे भाई के सामने जो वे छोटे महसूस कर रहे थे उस पीड़ा को उन्होंने एक और रखा और आगे उन्होंने छोटे भाई को समझाया, घमंडियों के उदाहरण दिए, इतिहास से बहुत सारे उदाहरण लेकर आए और अपनी पढ़ाई के विषय में, आगे की पढ़ाई की गंभीरता के विषय में बताया था। अब भाग 3 में हम देखते हैं। अब दूसरे साल फिर सालाना इम्तिहान हुए और कुछ ऐसा हुआ कि मैं पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। दूसरे साल भी ऐसा हुआ। बड़ी तकलीफ देह स्थिति रही होगी बड़े भाई के लिए कि 2 साल से छोटा भाई तो पास हुआ जा रहा है अच्छे नंबरों से और ये उसके सामने जबकि उसे डांटते रहते हैं, समझाते रहते हैं, फिर भी ये फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक कहते हैं प्राण के जाने तक, मतलब जानलेवा परिश्रम किया, जानलेवा मेहनत की। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई। मुद्रा माने चेहरे के हाव भाव, कांतिहीन का मतलब है चेहरे पर चमक ही नहीं रही थी, पीले पड़ गए थे बिल्कुल पढ़ पढ़ कर। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आई। नतीजा सुनाया गया और वह रो पड़े। मैं भी रोने लगा। मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना दुख होता, लेकिन विधि की, इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों भाइयों में संस्कार कितने हैं। बड़ा भाई फेल होकर अपने आप को अपमानित महसूस करके भी, अपने उस अपमान को एक तरफ रख के भी छोटे भाई को हमेशा सही राह पर लाने का प्रयास करता है। छोटे के मन में बार बार ये बात तो आती है कि बड़े भाई फेल हो जाते हैं, मुझे लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन भाई साहब जब दुखी होते हैं तब वह भी उनके दुख में दुखी होता है। वो कहता है कि यहाँ तो शायद मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब इतने दुखी ना होते, लेकिन विधि कहते हैं किस्मत, किस्मत की बात कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल माने बुरी भावना। अब कभी कभी होता ही है, जो हमें बहुत सुनाता रहता है, कभी कभी आई जाती है उसके बारे में बात की, चलो आज मैं इसकी खबर लेता हूँ। मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं और वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। मन में आ रहा है कि जिस स्पीड से मैं पास हो रहा हूँ और भाई साहब फेल हो रहे हैं, अगर 1 साल और फेल हो गए तो मैं तो उनके बराबर आ जाऊंगा, फिर वो कैसे मेरा अपमान कर सकेंगे। मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। जो बुरा विचार आया था एकदम मन से निकाल डाला कि मेरे मन में कितना बुरा विचार, ये ऐसे क्यों आया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। यही अच्छाई है जो इस पंक्ति में दी गई है, यही छोटे भाई की अच्छाई है। वो कहता है कि भाई साहब मेरे हित के, मेरे भले के विषय में ही तो सोचते हैं। यदि वे मेरे भले के विषय में ना सोचते तो शायद वे मुझे उपदेश देने से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान देते और शायद उनकी डांट की वजह से ही मैं फर्स्ट आता हूँ। मुझे यह अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। हमारे साथ कोई भी अगर कोई अच्छा करता है उसको महसूस करना और उसकी भावनाओं को समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है। छोटा भाई भी यहाँ समझ रहा है कि बड़े भाई साहब जो भी कुछ कर रहे थे वो इससे प्यार करते थे, इसलिए वो ये सब कर रहे थे। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद वे अब खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रह गया, और यदि रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी। स्वच्छंदता माने आजादी।
अब तो मैं आजाद हो गया, मैं आजाद समझने लगा अपने आप को। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता कहते हैं सहनशीलता का, अनुचित माने नाजायज। अब भाई साहब उन्हें डांटते नहीं थे, 2 साल ये फेल हो गए, वो फर्स्ट आया है तो ये और भी शेर हो गया था। और भाई साहब देखते रहते थे कि खेलने जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सहन कर लेते थे। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, मन में बात आ गई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। अब मन में ये बातें आती थी कि मेरी तो किस्मत बड़ी शक्तिशाली है, तकदीर बलवान है मेरी, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं मैं तो पास हो ही जाऊंगा। और इसलिए अब सारा समय वे खेलकूद में लगते थे। एक नया शौक जो था वो कनकौवे पतंग उड़ाने का लग गया। सारा समय पतंगबाजी में ही लगा रहता। दोस्तों के साथ ये क्या करते थे, टूर्नामेंट किया करते थे। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है आदर करना। भाई साहब की इज्जत करते थे, उनसे थोड़ा डरते थे, उनकी नजरें बचाकर, नजर बचाना मतलब बचकर निकल जाना, मुहावरा है ये भी। कनकौवे उड़ाता, मांझे देना, कन्ने बांधना, ये सब तो बच्चे जानते हैं पतंग उड़ाने वाले कि ये सारे काम पतंग उड़ाने में इन्हें करने पड़ते हैं। ये सब सारी बातें जो थी गुप्त रूप से की जाती, दोस्तों के साथ चुपचाप ये सारी प्लानिंग हो जाती थी। मैं भाई साहब को यह सब न महसूस होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में अब कम होने लगा है। हालात बदल रहे हैं, आजादी ज्यादा अच्छी लगने लगी है और ऐसा लगने लगा है कि बड़े भाई को तो मुझे कुछ कहने का हक नहीं रह गया है। यही कारण था कि अब वे पतंग उड़ाने में अधिक समय व्यतीत करने लगे। एक दिन संध्या समय, शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। बेतहाशा माने बुरी तरह। एक दिन हॉस्टल से दूर, ये हॉस्टल में रहा करते थे दोनों भाई, तो हॉस्टल से दूर पतंग उड़ाता हुआ पतंग लूटने के लिए जा रहे थे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। बहुत सुंदर लाइन है, अंडरलाइन कर सकते हैं। मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक किसे कहा गया, पतंग को। हम देखते हैं कि जब बच्चे पतंग लूटने जाते हैं तो वे देखते ही नहीं है कि वे गिरेंगे, सामने गाड़ी आ जाएगी, गड्ढा है या छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। सिर्फ वो जो 2 रुपए की 4 रुपए की पतंग होती है उसी पर ध्यान होता है और उसी के कारण बड़ी से बड़ी चोट वे लगवा लेते हैं। तो यहाँ इनकी स्थिति भी ऐसी थी कि मन उस आकाशगामी पथिक की ओर था जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा हो। पतंग कैसी आती है, जब नीचे कटकर आती है तो मंद गति से धीरे धीरे झूलती झूमती आती है। तो यहाँ जो स्थिति बताई है, मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये व्याख्या के लिए आती है और अब मैं इसकी व्याख्या भी बता रही हूँ। जैसे पतंग मंद गति से नीचे की ओर आती है, पतन की ओर, पतन कहते हैं विनाश, नीचे तो विनाश है, विनाश की ओर आ रही है। ऐसे ही मनुष्य भी होता है, जब वो बुरी संगति में पड़ता है तो उसे पता ही नहीं होता है कि कैसे मंद गति से झूमता झामता वो विनाश की ओर चला आता है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, जैसे कोई आत्मा स्वर्ग जैसे माहौल से निकलकर नीचे की ओर नए संस्कार, खराब संस्कार ग्रहण करने के लिए चली आ रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गी और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी। जैसे लोगों में हम रहते हैं वैसे ही लोग हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। बुरी संगति में रहते हैं तो बुरी संगति के ही लोग हमारे स्वागत के लिए रहते हैं। जैसे पतंग लूटने वाले बच्चे लग्गी और झाड़दार बांस लेकर इनका स्वागत करने को तैयार थे। तो ये कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर जो बच्चे थे वे यहाँ पर पतंग लूटने के लिए तैयार खड़े थे। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल था। न मोटर कार है, न ट्राम, न गाड़ियां। जमीन पर सब कुछ था लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सबकी आंखें सिर्फ आसमान की ओर थी और सबकी कोशिश थी कि पतंग ही लूट कर वे लौट जाएं। सहसा, सहसा माने अचानक, भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ का मतलब आमना सामना होना। अब यहाँ भाई साहब टकर गए इन्हें। जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले। उग्र भाव मतलब बड़े गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे उड़ाते दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजारी लौंडे देशज शब्द है, ये जो शब्द है लौंडे ये देशज शब्द है कि बाजारी लड़कों के साथ तुम एक एक धेले के, एक एक पैसे के, धेला भी देशज शब्द है, कनकौवा भी देशज शब्द है, तुम्हें इनके लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं है कि तुम छोटी जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को अपनी पोजीशन का भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। अब भाई साहब तो हमेशा ही इन्हें किसी न किसी प्रकार से समझाते थे, कभी घमंड का नाम लेकर, अब इनकी बड़ी कक्षा का हवाला देकर इन्हें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं,
एक जमाना था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। वो कहते हैं, जैसे हम प्रेमचंद के विषय में पढ़ते हैं कि ये मैट्रिक करके अच्छी सरकारी नौकरी में लग गए थे। ये कहते हैं कि बड़े भाई भी समझा रहे हैं, देखो 8वां दर्जा पास करके 8वीं क्लास पास करके एक जमाना था जब लोग तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचियों को जानता हूँ, मैं कैसे कितने ही ऐसे 10वीं पास पढ़े हुए लोगों को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्र के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मातहती माने उनके अंडर काम करना। अब बड़े भाई जो है वो इन्हें समझा रहे हैं। वो कहते हैं तुम मानते नहीं हो, तुम 8वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं पढ़ के तो लोग बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में आ जाते हैं। और मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूं जो डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं और उनके नीचे उनके अंडर कितने सारे ऐसे बड़े बड़े गुणी लोग काम कर रहे हैं। और तुम 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। कम अकली मतलब कम बुद्धि होना। कहते हैं तुम इतने छोटी सोच वाले हो गए हो, मुझे दुख होता है। तुम ज़हीन हो। ज़हीन का मतलब होता है बुद्धिमान हो, इसमें शक नहीं। लेकिन वह ज़हन किस काम का? ज़हन माने दिमाग। वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दे। तुम घमंडी हो गए हो, तुम्हें अपनी बुद्धि पर भरोसा है और इसी कारण तुम्हारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो गया है और तुम इन बाजारी लड़कों के साथ 2-2 पैसे के कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। तुम अपने दिल में समझते हो कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब मुझे उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। अब भाई साहब ने यहाँ ये बात पकड़ ली कि तुम समझते हो कि अब तो भाई साहब के बराबर आने वाले हो और भाई साहब तुम्हें कुछ कह नहीं सकते, तो तुम इस गलत फहमी में ना रहो। उन्होंने बताया कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, चाहे तुम आज मेरी ही जमात में आ जाओ। और परीक्षकों का यही हाल रहा। अब यहाँ देखिए शिक्षा पद्धति पर फिर से सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं परीक्षक जो एग्जामिनर हैं उनका यही हाल रहा, तो कोई शक नहीं है कि अगले साल तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओगे। समकक्ष माने एक ही कक्षा में, मेरी ही क्लास में आ जाओगे। और शायद अगर ऐसे ही ये लोग मुझे फेल करते रहे तो शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे बड़े हो गए। मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वह तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। उन्होंने कहा जो मैं तुमसे 5 साल पहले दुनिया में आया, जो 5 साल का अधिक मुझे तुमसे दुनियादारी का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसे तुम क्या खुदा भी दूर नहीं कर सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA, PhD, D.Litt, D.Phil कुछ भी हो जाओ, चाहे किताबें और समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। कहते चाहे तुम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, लेकिन तुम फिर भी मुझसे बड़े नहीं हो पाओगे, क्योंकि समझदारी जो होती है वो किताबें पढ़ने से नहीं आती है, बल्कि किताबों को जीवन में उतारने से, दुनियादारी देखने से आती है। आगे उदाहरण दे रहे हैं अपने घर के बड़ों का, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी अनुभव उन्हें इन लोगों से ज्यादा है और आज अनुभव के दम पर ही वे अपना जीवन चला रहे हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं-6ठी जमात के आगे नहीं गए। अम्मा कहते थे माँ को और दादा कहते थे पिता को। कहते हैं हमारी माँ तो अनपढ़ थी और पिता ने भी 5वीं-6ठी पढ़ी होगी, उसके आगे नहीं पढ़े। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। इस बात को ये यहाँ आगे बता रहे हैं कि छोटा भाई अगर ये सोचता हो कि बड़े भाई को मुझे डांटने डपटने का अधिकार नहीं है, तो वह कहते हैं हमारे अम्मा और हमारे पिताजी को हमें हमेशा डांटने डपटने का अधिकार रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि दुनिया का हमसे ज्यादा उन्हें तजुर्बा है और रहेगा भी। आगे अब ये उदाहरण देते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनमें अनुभव कम है, शिक्षा तो है लेकिन अनुभव कम है, और उसके कारण उनके घर का जो संचालन है, उनके जीवन का संचालन ऐसे अनुभवी लोग चला रहे हैं जो शायद शिक्षा में नहीं है। वे आगे कहते हैं अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं। ये बातें शायद हमारे माता पिता को ना पता हो, उनका ज्ञान लेकिन हमसे ज्यादा होगा। हमें इन चीजों का ज्ञान होगा, लेकिन जीवन का ज्ञान हमारे माता पिता को है। आगे पढ़ते हैं। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं, ईश्वर ना करे कि अगर मुझे कुछ हो गया आज तो क्या होगा, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलना माने घबरा जाना, मुहावरा है, ये भी अंडरलाइन करिए इसको।
दादा को तार देना मतलब टेलीग्राम देना। उस समय में टेलीग्राम दिए जाते थे किसी संदेश के लिए जो जल्दी पहुंचते थे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो, पिताजी हो, तो क्या करेंगे? वो खुद घबराएंगे भी नहीं, किसी को तार नहीं देंगे, ना बदहवास होंगे, परेशान होंगे, पहले खुद मर्ज पहचानेंगे। घर में भी हम देखते हैं मम्मियां होती है, चाहे वे बेशक डॉक्टर नहीं है, लेकिन घर में छोटी मोटी तकलीफ का इलाज तो वे खुद ही कर देती हैं। और घर में अगर कोई बड़ी बूढ़ी है, दादी है, नानी है, या कोई बड़े बूढ़े हैं, तो वो किचन में से ही सारी चीजों की दवाई बनाकर ऐसे देती हैं। पेट खराब हो, पेट में गैस हो, सर में दर्द हो, बुखार हो, तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले वो इतना अच्छा इलाज वो कर देते हैं अपने घर वालों का कि डॉक्टर के पास जाने तक हालत संभले रहती है। और कई बार तो मर्ज को ही दूर कर दिया जाता है। जैसे आजकल कोरोना जो फैला है, इसके विषय में सभी कहते हैं कि घर की जो चीजें हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनसे, या घर के जो मसाले हैं, उन चीजों से ही अपने आप को हम इतना स्ट्रांग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये किसी किताब में नहीं लिखी, बल्कि ये हमारे अनुभव की देन है। पहले खुद मर्ज पहचान कर, पिताजी की बात कर रहे हैं कि पिताजी क्या करेंगे? पहले खुद मर्ज पहचानेंगे, तकलीफ पहचानेंगे और हमारा इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। अब वो कहते हैं हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का काम कैसे चलाए। जो कुछ हमारे पिताजी भेजते हैं, हम तो 20-22 तारीख तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। नेकनामी कहते हैं अच्छा नाम मिलना, कहते हैं जितना हम आज खर्च कर रहे हैं, उससे बहुत कम पैसे में तो हमारे पिताजी ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बिता दिया और आज उनकी इतनी इज्जत समाज में है। कुटुंब का पालन किया है। पहले समय में बड़े बड़े परिवार होते थे, 15-15, 20-20 लोगों के परिवार होते थे और एक जन की कमाई में वो सारे परिवार चल जाते थे। इसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अब अपने हेडमास्टर साहब का उदाहरण देते हैं। देखो, उन्हें एमए है, एमए की डिग्री है उनके पास, और यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। 1000 रुपया, जो उस समय में शायद कई लाख की सैलरी होती थी, 1000 रुपया पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री भी यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, घर में खर्च पूरे नहीं पड़ते थे, पैसा समय से पहले खत्म हो जाता था, कर्ज चढ़ जाता था। जब से उनके माताजी ने उनके घर का खर्चा अपने हाथ में लिया है, घर में लक्ष्मी आ गई। कहते भाईजान, यह गरूर माने घमंड, घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। समीप आने का मतलब है मेरी क्लास के बराबर में आ गए हो, तो तुम मेरे बराबर हो गए हो, तो तुम स्वतंत्र हो। मेरे रहते तुम बेराह ना चलने पाओगे। बेराह मतलब गलत रास्ते पर नहीं चलने पाओगे। भाई साहब कह रहे हैं ये मत समझो कि मेरे रहते हुए तुम बेराह चल पाओगे। तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। जानता हूँ मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही हैं। अब बड़े भाई साहब देखिए अपने सारे अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने छोटे भाई को समझाया और कहते हैं देखो, मेरे रहते तुम बुरी राह तो चल नहीं सकते हो, और तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति माने तरकीब, भाई साहब की इस युक्ति के सामने इनका सिर झुक गया। नतमस्तक होना, सिर झुक जाना कि भाई साहब देखो मेरा कितना भला सोचते हैं। अपने अपमान को दरकिनार करके भी वे मुझे ही आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मैं कितना छोटा हूँ। भाई साहब के विषय में क्या क्या सोचता हूँ, ये फेल हो जाए या मैं इनसे आगे निकल जाऊं, फिर देखो मैं इनकी खबर लूंगा। तो आज अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही थी। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और ये आपका अधिकार है। उसने कहा, आप जो भी कुछ कह रहे हैं इसमें आपका पूरा अधिकार है। मैं आपसे छोटा हूं और हमेशा ही छोटा रहूंगा। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। अब भाई साहब ने देखा छोटा भाई समझता है, मानता है, मेरी बात देख रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा मन नहीं करता कि मैं हमेशा तुम्हें डांटता डपटता रहूं। मेरी भी इच्छा होती है मैं भी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊं, लेकिन क्या करूं, अगर मैं ही तुम्हारे साथ पतंग उड़ाऊंगा या गलत राह चलूंगा तो शायद तुम मुझसे भी पहले चलोगे।
संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। बड़ा सुखद अंत है इस कहानी का। भाई साहब ने समझाया छोटे भाई को कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, किस लिए डांटता हूँ, उसके तुम्हारे क्या क्या लाभ है, और आखिर में दिखाया कि उनके भीतर भी एक बच्चा है और वे पतंग की डोर पकड़कर उसकी ओर दौड़ पड़े। ये चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये पतंग उड़ाने के लिए बच्चे आए हैं। ये बड़े भाई हैं, साथ में छोटा भाई है। बड़े भाई ने जब देखा कि छोटा भाई उनका कहना मानता है, इज्जत करता है, उनकी बात को हमेशा सही समझता है, तो बड़े भाई ने पतंग की डोर उठाई और वे भी उनके साथ हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बड़े हमेशा छोटों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। बहुत सुंदर रचना प्रेमचंद की है और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत पसंद है प्रेमचंद की सभी रचनाएं, और ये रचना तो बहुत ही सुंदर है। बच्चों के पाठ्यक्रम में डाली गई है, तो बच्चों को इससे अवश्य ही कुछ सीखना चाहिए। शिक्षा पद्धति के विषय में अनेक सवाल खड़े किए गए हैं, उन पर भी मनन करना चाहिए और आज की शिक्षा पद्धति से तुलना करनी चाहिए कि उस समय की शिक्षा पद्धति और व्यवस्था और आज की शिक्षा पद्धति और व्यवस्था में क्या अंतर है।